राज्य में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल पिछले 12 दिन से जारी है। इस बीच बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक एसटी कर्मचारी के खुदकुशी किए जाने से खलबली मच गई है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के फैसले से तनाव में आकर खामगांव एसटी डिपो के सहायक मैकेनिक विशाल अंबलकर ने जहर पी लिया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। राज्य में एसटी कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं और राज्य सरकार में एसटी महामंडल को विलय करने की मांग कर रहे हैं। दीपावली से ही हड़ताल जारी है, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हड़ताल के दिन बढ़ने के साथ ही अब राज्य सरकार भी एसटी कर्मचारियों पर सख्त हो रही है, जिससे कर्मचारी तनाव में है। वैसे फिलहाल तो हड़ताल खत्म करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक एसटी कर्मचारियों की मांग मान्य नहीं होने से हड़ताल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस हड़ताल के बीच ही खामगांव बस डिपो में सहायक मैकेनिक के पद पर कार्यरत विशाल प्रकाश अंबालकर ने मंगलवार की रात जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे खामगांव उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने पर अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। तनाव की वजह से एसटी कर्मचारी की खुदकुशी से अब बुल्ढाना जिले में हड़ताल में शामिल कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी और भी बढ़ गई है। विशाल अंबलकर हे स्वभावानं खूप मनमिळाऊ होते, तरी त्यांना अशी भीती वाटत होती की जसे माझ्या आगारातील इतर माझे सहकारी निलंबित केले तसे ती वेळ माझ्यावर सुद्धा येऊ नये म्हणून त्या भावनेपोटी त्यांनी विष प्राशन केले आणि त्यामध्ये त्यांचा काल त्याच्यात अंत्य झालेला आहे। तरी सरकारला माझी एकच विनंती आहे की असे किती बळी घेतात त्यांच्यानंतर आमचासुद्धा नंबर लागू शकतो। तर सरकारला आमच्या सर्वांच्या वतीने एकच विनंती आहे की आमची जी मागणी आहे ती पूर्ण करावी, अन्यथा तो आज बुलढाणा जिल्ह्यातील पहिला बळी आहे त्यासुद्धा आमचा नंबर लागू शकतो। म्हणून जर आमची मागणी पूर्ण केली नाही तर तीव्र स्वरूपाचे आम्ही आंदोलन करू शकतो। अकोला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी करने के बाद सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक जमावबंदी, तो वहीं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी लागू की गई है। अकोला में कोई भी अनुचित घटना न हो, इसलिए अमरावती परिमंडल के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना तैनात है। अकोला शहर में जमावबंदी और संचारबंदी एक साथ लागू होने से 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में इमरजेंसी सेवाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाएं और कार्यालय खुले रहेंगे। संवेदनशील अकोला शहर और ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ये ठोस कदम उठाए गए हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना अकोला पहुंचे। उन्होंने शहर के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। मंगलवार को शहर में हुई 2 छोटी घटनाओं ने जिससे स्थिति बिगड़ सकती थी, लेकिन नागरिकों को स्थिति समझाने के लिए प्रशासन ने हर स्तर पर प्रयास किया है। नगर पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त मदद की गुहार लगाई है। सुरक्षा के मद्देनजर एसआरपीएफ के 4 दल, आरसीपी के 3 प्लाटून के साथ ही वाशिम और यवतमाल से 100 पुलिसकर्मी, उपाधीक्षक स्तर के 2 अधिकारी और शहर के 200 से 300 पुलिस अधिकारियों को शहर में तैनात किया गया है। अमरावती, जालना, हिंगोली समेत अन्य जगहों से भी एसआरपीएफ की टीमें बुलाई गई है। सर्व अकोलाकरांना माझा नमस्कार। मला सर्वांना हेच सांगायचे आहे की कोणती अफवावर विश्वास ठेवू नका। अकोलामध्ये शांतता आहे आणि व्हॉट्सॲपवर उलटसुलट जे मेसेजेस पाठवत आहे त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका। ऑलरेडी अकोला पोलिसनी चांगली कामगिरी केलेली आहे। 4 लोकांवर अफवा पसरवण्यासाठी ऑलरेडी गुन्हे दाखल झालेले आहे। कोणी याचे बळी पडू नका, शांतता ठेवा, सहकार्य करा। संचारबंदी तो एकदम प्रॉपरली लागू हुआ है और सारे दुकान बाकी स्थापना बंद है। फिर भी थोड़ा इंटीरियर एरियाज़ में थोड़ा सा हमको ध्यान देना ज़रूर है, कोई रिमोट एरियाज़ में ध्यान देना ज़रूर है। जैसे अभी अकोट सिटी का और अकोला का भी वो 2 घटना हुआ, अकोला शहर का, वो दोनों एकदम रिमोट एरिया में हुआ है। कई पुलिस जनरली उधर फिक्स पॉइंट नहीं लगाते कि वहाँ ऐसे पहुँच नहीं सकते। तो आज से ऐसे जगह पे हम ज़्यादा मैन पावर लगाया। कोई शहर का फेरी आउटर एरिया है, वहाँ ज़्यादा हमारा मैन पावर हम लगाने वाला है। किसानों के मुद्दे पर हमेशा ही अपनी आवाज बुलंद करने वाले स्वाभिमान शेतकरी संगठन नेता रविकांत तुपकर को नागपुर पुलिस ने बुधवार की रात अपनी हिरासत में लिया। नागपुर में धारा 144 लागू होने के बावजूद रविकांत तुपकर द्वारा अन्न त्याग सत्याग्रह शुरू करने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।
विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की विविध मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी नेता रविकांत तुपकर ने नागपुर में बुधवार को अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन नागपुर में जमावबंदी लागू होने से पुलिस ने रविकांत तुपकर को आंदोलन की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद तुपकर आंदोलन पर बैठे थे, जिसके बाद बुधवार की रात पुलिस ने रविकांत तुपकर को जबरन आंदोलन स्थल से उठाकर अपने हिरासत में लिया और बुल्ढाना पहुंचा दिया। नागपुर पुलिस की इस एक्शन से अब स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और भी आक्रामक होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों के विविध मुद्दों को लेकर अन्न त्याग आंदोलन पर बैठे स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर को नागपुर पुलिस ने आंदोलन स्थल से उठाकर उन्हें बुल्ढाना स्थित उनके निवास स्थान पर छोड़ दिया, जिसके बाद रविकांत तुपकर ने बुल्ढाना में अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया है। सोयाबीन और कपास को योग्य मूल्य प्रदान करने और कई अन्य मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर नागपुर में संविधान चौक पर अन्न त्याग आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन नागपुर में जमावबंदी लागू होने से प्रशासन ने तुपकर को आंदोलन की अनुमति नहीं दी थी। उसके बावजूद आंदोलन शुरू करने पर नागपुर पुलिस को एक्शन लेनी पड़ी। तुपकर को आंदोलन स्थल से उठाकर गुरुवार की सुबह बुल्ढाना स्थित उनके निवास स्थान पर छोड़ दिया गया। नागपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद रविकांत तुपकर ने किसानों के हित में विविध मांगों को लेकर अपने घर पर ही अन्न त्याग आंदोलन फिर से शुरू किया है। सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या न्याय हक्कासाठी मी काल 17 तारखेपासून सकाळी 8 वाजेपासून नागपूरच्या संविधान चौकामध्ये अन्नत्याग सत्याग्रहाला बसलो होतो। माझ्यासोबत माझे शेकडो सहकारी होते, परंतु काल दिवसभर सरकारने काय केलं नाही। रात्री सरकारने काय दबाव टाकला माहीत नाही। 10:30-11 वाजता नागपूर पोलिसांनी आम्हाला ताब्यात घेतलं आणि या ठिकाणी बुलढाण्याच्या निवासस्थानी आता आणून सोडलं। माझं सरकारला एकच सांगणं आहे की वेळीच सावध व्हा आणि सोयाबीनला 8,000 रुपये, कापसाला 12,000 रुपये भाव ताबडतोब देण्याची व्यवस्था करा। पीक विम्याची रक्कम 100% देण्याची व्यवस्था करा। नुकसान भरपाई पूर्ण द्या आणि महावितरणनं ताबडतोब कनेक्शन कापणं थांबवा, ह्या आमच्या मागण्या आहेत। बुल्ढाना जिले के चिखली में प्रतिष्ठित व्यापारी कमलेश पोपट की हत्या के निषेध में पूरा चिखली शहर बंद रखा गया। दुकान में घुसकर व्यापारी की हत्या किए जाने से चिखली में व्यापारी वर्ग में काफी नाराजगी है। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग की जा रही है। बुल्ढाना के व्यापारी कमलेश पोपट की निर्मम हत्या से शहर के व्यापारी एसोसिएशन की ओर से बुधवार को बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद को व्यापारियों का अच्छा प्रतिसाद मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास से तहसील कार्यालय तक मूक मोर्चा निकाला गया। इसमें सर्वदलीय नेता, संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए थे। शहर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी की हत्या होने से पुलिस भी अलर्ट हो गई है। वैसे तो इस हत्या और लूटपाट में शामिल तीनों मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुराग की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 5 दल का गठन किया है। 5 टीम्स आम्ही तयार केलेल्या असून सायबरच्या काही टीम आहेत, LCBच्या काही टीम आहेत, पोलीस स्टेशनच्या काही टीम आहेत आणि इतर पोलीस स्टेशनच्या अशा एक 4 ते 5 टीम आम्ही वेगवेगळ्या दिशेला पाठवलेल्या असून लवकरात लवकर आपण आरोपीचा शोध घेत आहोत। त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना पोलीस प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येते की सगळ्यांनी शांतता राखायची आहे आणि आम्ही आमच्या पद्धतीनं 100% प्रयत्न करून आरोपींना तात्काळ अटक करत आहोत। सरकारी मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग में दाखिले के नाम पर छात्रों से हजारों रुपए की ठगी की गई है। ठगी के बारे में पता चलते ही उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता को जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता न होने का दावा किया, जिसके बाद छात्र सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। पुलिस ने छात्रों को अमरावती में घटना की शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। अमरावती और यवतमाल के छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज, BSc नर्सिंग, ANM और अकोला, वर्धा, सावंगी, मेघे, अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का लालच देकर ठगने का मामला सामने आया है। एक अज्ञात महिला और पुरुष ने यवतमाल के घर घर जाकर छात्रों से ऑफलाइन फॉर्म भरवाया और साथ ही कॉलेज की फीस के नाम पर हजारों रुपए ऐंठ लिए। भुगतान रसीद व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दी। इन ठगों ने छात्रों से 1500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की धनराशि ली है। इसके बाद छात्रों को गुरुवार को अकोला
करा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए भेज दिया। अमरावती यवतमाल के छात्र सुबह से ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पहुंच गए, लेकिन महाविद्यालय में जाकर पता चला कि उस कॉलेज में किसी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं है। हालांकि ठगी के मामले को देखते हुए छात्रों ने महाविद्यालय के कर्मचारियों से संपर्क किया। कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये को इस बात की जानकारी मिलने पर गजभिये ने स्पष्ट किया कि अभी कॉलेज में किसी प्रकार की कोई प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं है और इस बारे में कार्यालय में किसी की भी ड्यूटी नहीं लगी है। साथ ही इस प्रवेश प्रक्रिया के बारे में किसी को पता नहीं है। इसलिए अधीक्षक ने छात्रों से कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद छात्रों ने थाने पहुंचकर अज्ञात पुरुष और एक महिला के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन चूंकि छात्र अमरावती में रहते हैं इसलिए पुलिस ने उन्हें अमरावती में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। की कुठल्या तरी इसमानी एक लेडीज आणि एक जेंट्स असे दोघांनी घरोघरी जाऊन पैसे जमा केले आणि BSc नर्सिंगची ॲडमिशन GMCला करून देतो असे सांगितले आणि आज त्यांनी इथे सर्वांना जमा केलं ॲडमिशनसाठी। परंतु इथे असला कुठलाही कोर्स नसल्यामुळे आपण ॲडमिशन करू शकत नाही आणि या इसमाशी आपला कुठलाही दूरपर्यंत संबंध नाही। आपल्या संस्थेच्या आस्थापनेवर सुद्धा हा नाही आणि आपण ही संस्था आपण कोणीही या संस्थेतील त्याला ओळखत सुद्धा नाही, तरी आपला काही संबंध नसल्यामुळे आणि त्या विद्यार्थ्यांची जर आपल्यापर्यंत तक्रार आली तर आपण त्याचे नक्कीच आपण पोलीस तक्रार करू आणि त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करू। GMCच्या नावाने त्यांनी रिसिप्ट दिलेली आहे, त्या कारणाने आपण नक्कीच संस्थेमार्फत पोलीस तक्रार करू आणि त्याला पोलिसाच्या स्वाधीन करू। केली ना, त्यांना पण आम्ही कॉल केला तर ते असे म्हणत आहे की आम्ही पण कंप्लेंट करतो बा त्या सरांची, माझ्यासोबत पण फ्रॉड झालेला आहे 50,000 रुपये घेऊन, मला पण त्यांनी नोकरीवर लावलं नाही आणि त्या सरांनी पण नंबर बंद करून ठेवला आहे आणि अशा खूप मुली आहे की ज्यांच्याकडून पैसे वगैरे घेऊन त्यांची फसवणूक झालेली आहे। किती पैसे घेतले प्रत्येकी? 5,000-7,000 रुपये घेतले। पैशाचं काही नाही, पण आमचं वर्ष वाया गेलंय आमचं आणि सगळ्याच गोष्टी झाल्या। आता सरांनी नंबर पण बंद करून ठेवलेला आहे। जसं त्यांना माहित झालं की बा स्टूडेंट खवलले त्याच्यानंतर त्यांनी मोबाईल बंद करून ठेवलाय। अकोला जिले के अकोट शहर में लगे कर्फ्यू को अब शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार को उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने ये जानकारी दी। हाल ही में अकोट तहसील में हुए पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। त्रिपुरा में तनावपूर्ण स्थिति के कारण अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अकोला में भी जमावबंदी और कर्फ्यू के नियम लागू किए गए हैं। इनमें पूरे शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 17 से 19 नवंबर तक को दोपहर 12 बजे के समय 6 बजे तक पूरे अकोला शहर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जमावबंदी और संचारबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। कर्फ्यू अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 4 या अधिक व्यक्तियों की भीड़ प्रतिबंधित है। विधान परिषद चुनाव के संबंध में नामांकन पत्र दाखिल करने की छूट होगी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेगी। सरकारी कार्यालय आवश्यक कार्य करते रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बीच अमरावती के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा ने अकोला शहर में पुलिस अधिकारियों की बैठक की। अकोला फाइल थाना क्षेत्र के नायगांव इलाके में मामूली कहासुनी हो गई थी। इस घटना के बाद कई अफवाहों ने तूल पकड़ा। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर जमावबंदी और संचारबंदी लागू करने का फैसला लिया है। अकोला शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी 144 अंतर्गत ऑर्डर्स या इश्यू करण्यात आलेले आहेत। दिनांक 20 तारखेच्या सकाळी 6 पर्यंत या ऑर्डर्स आहेत, ज्यामध्ये दिवसाच्या कालावधीमध्ये सकाळी 6 वाजेपासून तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत जमावबंदी केलेली आहे, ज्यामध्ये 4 पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घातलेली आहे आणि रात्री संध्याकाळी 7 वाजेपासून तर सकाळी 6 वाजेपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी ही घोषित करण्यात आलेली आहे। प्रशासनातर्फे नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की कुठल्याही प्रकारच्या अफवांना बळी पडू नये। व्हॉट्सॲप किंवा इतर कुठल्याही सोशल मीडियाचा जो काही मेसेज असेल तो फॉरवर्ड करताना त्याची खातरजमा प्रशासनाकडून पोलीस विभागाकडून करून घेणे गरजेचे आहे। आलेला मेसेज त्या ठिकाणी फॉरवर्ड झाला आणि जर तो चुकीचा मेसेज असेल
तर ग्रुप ॲडमिन किंवा व्हॉट्सअप किंवा सोशल मीडियावर मेसेज पसरवणारी व्यक्ती यांच्यावर तात्काळ कडक कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल। खामगांव शहर पुलिस ने 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने वाले सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने खासकर युवाओं से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक स्थिति दिखाने वाले वीडियो पोस्ट न करने की अपील की है। राज्य के कुछ शहरों में दंगे भड़काने के बाद पिछले कुछ दिनों में शांति बहाल हो गई है। बुल्ढाना जिले के कई शहरों में कुछ युवक पोस्ट स्टेटस पर आपत्तिजनक वीडियो फोटो पोस्ट कर व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के जरिए समाजों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में पुलिस ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनमें खामगांव संभाग अंतर्गत शेगांव थाना क्षेत्र के शेख इरफान शेख हाशिम और असलम खान व अफसर खान, जबकि शेगांव से नागेश सुरेश गावंडे और अजय श्याम घुगे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खामगांव के उप विभागीय पुलिस अधिकारी अमोल काली ने सभी नागरिकों को सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाने की अपील की है। सध्या महाराष्ट्रामध्ये त्रिपुरा घटनेच्या अनुषंगाने जी काही परिस्थिती आहे त्या अनुषंगाने मी बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलातर्फे सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की कोणत्याही प्रकारचे व्हिडिओ मेसेज अफवा आपण सोशल मीडियावर पसरवू नका। त्याचबरोबर आपल्या स्टेटसला फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, व्हॉट्सअप असेल या माध्यमातून अशी कोणतीही बातमी, माहिती, व्हिडिओ प्रसारित करू नका ज्याच्यामुळे 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल, 2 समाजामध्ये वाद निर्माण होईल, तसेच आपल्या शहराचं, गावाचं किंवा जिल्ह्यामधील वातावरण खराब होईल। जर असं कोण करत असेल तर त्याची तात्काळ माहिती आपण पोलिसांना द्या आणि ती बाब पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्या। अशा पद्धतीची ज्यांनी माहिती प्रसारित केलेली आहे त्यामध्ये खामगाव उपविभागामध्ये शेगाव येथे 1 आणि पोलीस स्टेशन जलम येथे 1 आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यामध्ये 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। तर सोशल मीडियावर पोलिसांची पूर्णपणे नजर आहे। जर कोण असं जातीय तेढ निर्माण करणारे मैसेज प्रसारित करत असेल तर त्याच्यावर कडक कार्रवाई केली जाईल। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि के घर के सामने काले झंडे लहराकर आंदोलन किया गया। गौर सेना की ओर से ओबीसी विधायक नितिन देशमुख के आवास पर निवेदन देके विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का आयोजन गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चौहान और प्रदेश अध्यक्ष संपत चौहान के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष रतन आड़े के नेतृत्व में किया गया। ओबीसी के आरक्षण के संबंध में विविध मांगे, ओबीसी की जातिवार जनगणना ओबीसी संगठन के माध्यम से की जाए, ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए, मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण कायम किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर जनप्रतिनिधि के आवास के सामने काले झंडे दिखाकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर गौर सेना विदर्भ के अध्यक्ष मनोहर राठौड़, जिला अध्यक्ष रतन आड़े, तहसील उपाध्यक्ष दिनेश राठौड़ और पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनप्रतिनिधीच्या घरी जो मोर्चा काढण्यात आला, आमदार साहेबांच्या घरी, खासदार साहेबांचे जे काही ओबीसीचे आमदार खासदार साहेब आहे यांना आमची विनंती आहे की आपण ओबीसीचं नेतृत्व करताय तर ओबीसींच्या ज्या काही मागण्या आहेत, ओबीसींच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या आपण पूर्ण कराव्यात। त्याच अनुषंगाने आज हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे आणि या मोर्चाच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या प्रकारे आहेत। ओबीसींची ही जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ओबीसींचं लोकसंख्येचा जो प्रमाणात वाटा आहे तो त्यांना मिळाला पाहिजे, 27% आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे, भटक्या विमुक्तांना पदोन्नतीमधील आरक्षण हे कायम राहिले पाहिजे। अशा ज्या मागण्या आहेत या मागण्या आमचे जे पदाधिकारी आहेत, आमदार खासदार साहेब आहेत यांनी शासन दरबारी मांडाव्या आणि ओबीसीला न्याय मिळवून द्यावा करता आजचा हा गोरसेनेचा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। यूसीएन न्यूज़ के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।